दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लाइट के बार बार जाने की वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। हम यहाँ पे थे कि डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए, और आप खुद से भी टूल्स डेवलप कर सकते हैं। टूल जो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब जो टूल डेटाबेस सिस्टम हो फॉर स्टोरिंग रिक्वायरमेंट्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा डेफिनेटली आपने स्टोर करना है, रिक्वायरमेंट को स्टोर करना है, उनके अगेंस्ट ट्रेसेबिलिटी, रिक्वायरमेंट को ट्रेसेबल बनाए, उनके अगेंस्ट जितने भी आर्टिफैक्ट हैं, जितनी वर्क प्रोडक्ट हैं आपने सेव करनी है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड जनरेशन फैसिलिटी टू हेल्प कंस्ट्रक्ट ए रिक्वायरमेंट डेटाबेस एंड टू हेल्प क्रिएट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उस टूल के अंदर एक तो स्टोरिंग रिक्वायरमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जा सके जिसमें आप जनरेट भी इवन कर सको कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट R1 के अगेंस्ट कौन कौन से आर्टिफैक्ट हैं वो हाईलाइट कर दे, कोई रिपोर्ट जनरेट कर दे। चेंज मैनेजमेंट फैसिलिटी विच हेल्प इंश्योर दैट चेंजेस आर प्रॉपर्ली असेस्ड एंड कॉस्टेड। अगर एक रिक्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आता है तो वो हाईलाइट कर दे कि इसकी वजह से ये कैसे उसके अंदर गो थ्रू होगा। पूरी रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट R1 के अंदर चेंज आया है तो उसकी वजह से R2, R3 और R7 में जो इम्पैक्ट होना है वो उसे एवेलुएट करे और एक्सेस करे, और कॉस्ट कितनी उस से लिंक्ड होगी। ट्रेसेबिलिटी फैसिलिटी विच हेल्प रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स फाइंड डिपेंडेंसी बिटवीन सिस्टम रिक्वायरमेंट, और उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी फैसिलिटीज पे होनी चाहिए। जो आपका रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, केस टूल अवेलेबल होते हैं, उस पे आप रिसर्च कर सकते हो, और इसके अलावा आप खुद से केस टूल बना सकते हो, और खुद से एक टूल जो है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट को स्टोर कर सके, ट्रेस कर सके रिक्वायरमेंट की, अगर कोई चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कर सके, आपको रिपोर्ट जनरेट करके इस फॉर्म में बना सके। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है, जैसे आपकी नेचुरल लैंग्वेज में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट किया जाता है जो कि डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएंगी, ताकि सेव करने के लिए सेव हो जाए। ब्राउजर के थ्रू आप रिक्वायरमेंट देख रहे हो, रिक्वायरमेंट के सिस्टम में क्यूरी कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। चेंज कंट्रोल सिस्टम कोई होगा जो चेंजेस को मैनेज कर रहा होगा, रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती हैं। ट्रेसेबिलिटी सपोर्ट सिस्टम होगा, ये चेंज कंट्रोल मेन उसमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हैं, एक तो आपका डेटाबेस सिस्टम होगा जो इसे में सेव होंगी, चेंज कंट्रोल सिस्टम होगा, और ट्रेसेबिलिटी सपोर्ट सिस्टम होगा। ये आपकी टूल दो टर्म्स है, यहाँ पे कर लें स्टेबल एंड वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जो रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती। जैसे कुछ हमारी जो मेन डोमेन की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, मोस्टली जो आर्किटेक्चर के रिलेटेड रिक्वायरमेंट होंगी वो चेंज, जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्टेबल रिक्वायरमेंट जो चेंज ना हो, और वोलेटाइल रिक्वायरमेंट जिनमें चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Requirement changes occur while the requirements are being elicited, analyzed and validated, and after the system has gone into service. Requirement में तो change आती है, requirement में elicitation में आती है, analyze में आती है, validation में आती है, और even जब system आप service दे भी देते हो उसके बाद भी change आ सकता है। Some requirements are usually more subject to changes than the other. एक बात ये requirement में changes तो आती ही हैं। अच्छा, स्टेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस तो आनी है, किसी भी स्टेज पे आ सकती हैं।
कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स कौन-सी होती हैं? जिनमें ज़्यादा चेंजेस उनको हम वोलेटाइल कहते हैं। स्टेबल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आर कंसर्न्ड विद द एसेंस ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन डोमेन। जो डोमेन के रिलेटेड, आर्किटेक्चर के रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट्स हैं, दे चेंज मोर स्लोली देन वोलेटाइल रिक्वायरमेंट। इनमें चेंज आने के चांसेस कम होते हैं। Volatile requirements are specific to the instantiation of the system in a particular environment and for the particular customer. अब इनमें जो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं चेंज के, जिनमें चेंज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक ईआरपी सिस्टम की, ईआरपी सिस्टम में कुछ एक होता है बेस, उसकी होती है जो कि आपने डेवलप कर दिया, आपने जो सबके लिए सेम होगा, आर्किटेक्चर आपने बना दिया। कुछ डोमेन रिक्वायरमेंट होती हैं, बेस होती हैं, उनमें चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जैसे कस्टमाइज होती हैं, जो कि पर्टिकुलर आप हर कस्टमर के लिए चेंज कर सकते हो। इंस्टेंशिएशन जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए आप चेंज करते हो, तो वो आपकी वोलेटाइल रिक्वायरमेंट होती है, उनमें चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिक्वायरमेंट चेंज किन-किन रीज़न की वजह से आती हैं? कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे मैंने पहले आपको स्टार्ट में एक बात की थी, जनरल बात की थी कि कुछ चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल कौन-सा होगा? लाइक एलिसिटेशन में, नेगोशिएशन में, प्रायोरिटाइज़ेशन में, कंसेंसस करते हुए या वैलिडेट करते हुए, एम्बिग्यूटीज़ को ख़त्म करते हुए, टेस्ट केस बनाते हुए, रिक्वायरमेंट टेस्टेबल नहीं है तो उस वजह से आप चेंज करते हो। तो ये जो हमारी टीम की तरफ से आता है उसको हम इंटरनल चेंज कहते हैं, और जो कस्टमर की तरफ से आएगा उसको आप एक्सटर्नल चेंज कहते हो। तो उसके उसी बेस पे अगर हम देखते हैं तो रिक्वायरमेंट चेंज के फैक्टर कौन-कौन से होते हैं? रिक्वायरमेंट्स एरर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनकंसिस्टेंसी। ये क्या है? ये इंटरनल की तरफ से हैं। रिक्वायरमेंट्स एरर, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनकंसिस्टेंसी। As requirements are analyzed and implemented, errors and inconsistency emerge and must be corrected. These may be discovered during requirement analysis, validation or later in the development process. ये वो ये वाले वो फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल हैं। जब आप एनालाइज करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, रिक्वायरमेंट को डायग्राम बनाते हो, वैलिडेट करते हो, तो ड्यूरिंग ये सारे इन प्रोसेसेस में आपकी एरर्स, कन्फ्लिक्ट, इनकंसिस्टेंसीज आती हैं, तो आपने उनको रिमूव करने के लिए चेंज करना होता है। दूसरा क्या है? अवॉल्विंग कस्टमर एंड यूजर नॉलेज ऑफ सिस्टम। जैसे जैसे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और सिस्टम के बारे में कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इंक्रीज होता है, वैसे ही उसका क्या हो जाता है, वो उसको रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर देता है। एज द रिक्वायरमेंट्स हैव डेवलप्ड, कस्टमर्स एंड एंड यूजर डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट दे रियली रिक्वायर फ्रॉम द सिस्टम। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है तो वो चेंज करते हैं। टेक्निकल, स्केजुअल और कॉस्ट प्रॉब्लम। थर्ड क्या होती है फैक्टर रिक्वायरमेंट चेंज का, कि आपका क्या है, सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, आपने कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है तो आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को वो चेंज कर लेते हो, कम कर लेते हो, या आपका स्केड्यूल डिले हो रहा है तो आपने रिक्वायरमेंट जिनके में काम चल सकता है आप वो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। ये 3 तरह के फैक्टर्स हैं रिक्वायरमेंट चेंज के, इंटरनल, एक्सटर्नल और आपके कॉस्ट या स्केड्यूल के प्रॉब्लम्स जो आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनकी वजह से रिक्वायरमेंट चेंज करना। चेंजिंग कस्टमर प्रायोरिटीज। कस्टमर की प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, द इमरजेंस ऑफ न्यू कंपिटिटर, स्टाफ चेंजेस। फॉर एग्जांपल आप जब बन रहा था तो बनते बनते कंपिटिटर की तरफ से या किसी रीजन से आपके पास कोई न्यू प्रायोरिटीज आ गई हैं तो आपने चेंज किया। एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं। द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम इज टू बी इंस्टॉल्ड में चेंज सो दैट द सिस्टम रिक्वायरमेंट हैव टू चेंज। जिसमें इंस्टॉल करना था वो चेंज हो गया है बनते बनते, तो आपने चेंजेस आपको रिक्वायरमेंट करने। ऑर्गेनाइजेशनल changes, the organization which intend to use the system may change its structure and process resulting in the system. For example, आप ERP सिस्टम बना रहे हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना था उन्होंने अपनी प्रोसेस के अंदर जिस प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर रहे थे उन्होंने उस प्रोसेस में कोई चेंज कर लिया है, ऑर्गेनाइजेशन में ही कुछ चेंज हुआ है अपने प्रोसेस में, तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी क्योंकि आप तो उसी प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हो। अब हमने देख लिया, हमने ये देखा
कि रिक्वायरमेंट्स स्टेबल और वोलेटाइल होती हैं। वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट चेंज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और चेंज की रीजंस क्या होती हैं? कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो चेंज जिनकी वजह से चेंज आता है, वो हमने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि वोलेटाइल रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। कुछ जैसे कुछ कम वोलेटाइल होती हैं, कुछ ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। कौन-कौन सी टाइप्स की वोलेटाइल रिक्वायरमेंट होती हैं? म्यूटेबल रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट में आता है। दीज आर द रिक्वायरमेंट विच चेंज बिकॉज ऑफ चेंजेस टू द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम इज ऑपरेटिंग। जिसमें सिस्टम में ऑपरेट होना है उसमें अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगी वो म्यूटेबल होंगी। एमर्जेंट रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट वी कैन नॉट बी completely defined when the system is specified but which emerge as the system is designed and implemented। स्टार्ट में जब आप रिक्वायरमेंट इलिसिट कर रहे थे उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था उन रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली डिफाइन करना। जैसे जैसे सिस्टम आगे डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है, तो रिक्वायरमेंट्स इमर्ज होती हैं। ये उस टाइप की वोलेटाइल रिक्वायरमेंट है। कॉन्सिक्वेंशनल रिक्वायरमेंट, दीज आर द रिक्वायरमेंट व्हिच आर बेस्ड ऑन द असम्पशन बट हाउ द सिस्टम विल बी यूज। अच्छा, ये कुछ वो रिक्वायरमेंट इसमें आती हैं वोलेटाइल रिक्वायरमेंट, जैसे आपने अज्यूम कर लिया जब सिस्टम यूज होगा तो ये होगा, तो उस टाइम पे अगर अजम्पशन चेंज हो गई है, वैसे assume जैसे आपने किया था वैसे नहीं हुआ, तो चेंज आएगा रिक्वायरमेंट। कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो कि दूसरे आपके सिस्टम के साथ जो दूसरे इक्विपमेंट और दूसरे प्रोसेसेस अटैच हैं उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी चेंज होती है, तो वो रिक्वायरमेंट। It is essential for the requirement management that every requirement should have a unique identification। हमेशा जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई, जब मैंने आपको एसआरएस का प्रोजेक्ट करवाया, जब भी मैं इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बच्चों को सबको कहती हैं रिक्वायरमेंट, हर रिक्वायरमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल नहीं होगी तो वो रिक्वायरमेंट को मैनेज नहीं किया जा सकता। और रिक्वायरमेंट अगर ट्रेसेबल करना है तो उसके लिए आपका आइडेंटिफायर होगा, और उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हर आर्टिफैक्ट जो है उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज रिक्वायरमेंट नंबरिंग बेस्ड ऑन द चैप्टर और सेक्शन इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। आप नंबरिंग दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 की फॉर्म में दे सकते हैं। मैंने हमेशा आपको जो एग्जांपल दिया R1 R2 R3, हमारा ये होता है यूज केस को अगर आइडेंटिफिकेशन देनी है तो UC1 UC2 इस तरह से दे देते हैं। टेस्ट को इसको TC1 2 3 4 इस तरह से कर देते हैं। एक्टिविटी डायग्राम को हम उससे कर सकते हैं, आइडेंटिफायर बना लेते हैं, जहां आप नंबर्स भी दे सकते हो। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? नंबर कैन नॉट बी अनएम्बिगुअसली असाइन्ड अंटिल द डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। एम्बिगुअस हो सकते हैं। असाइनिंग चैप्टर और सेक्शन नंबर इज एन इम्प्लिसिट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। This can be mislead reader of the document into thinking that the most important relationship are with requirement in the same section। अच्छा, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर हम सिर्फ नंबर की फॉर्म में, मैंने तो आपसे कहा R1 R2 ऐसे कोई हम स्पेसिफिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं ताकि जो मीनिंगफुल हो। अगर हम सिर्फ नंबर की फॉर्म में देते हैं, एक तो जब डॉक्यूमेंट आपकी जैसे जैसे अपडेट होती जाती है, अगर बीच में से कोई डिलीट होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। क्रॉस रेफरेंसिंग अगर आपने नहीं की हुई उसकी, तो वो आपका नंबर चेंज हो जाएगा, आप ट्रेसेबिलिटी नहीं कर सकते। तो इसके कुछ ड्रॉबैक दिए हुए हैं कि नंबर की फॉर्म में आप देते हैं तो क्या क्या हो सकता है। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती हैं? डायनामिक री नंबरिंग, डेटाबेस रिकॉर्ड एंड पिछले जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया उसको सॉल्व करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि डायनामिक री नंबरिंग हो सकती है, डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन यूज की जा सकती है। जो मैं आपको R1 R2 R3 यूज केस 1 यूज केस 2 इस तरह से एग्जांपल देती हूँ, हमेशा से वो इस कैटेगरी में आती है। सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन ये बेस्ट तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल ये देखें, EFF1 EFF2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट 1 एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट 2। अगर आपने परफॉर्मेंस देनी है तो आप PR1 PR2, तो ये इस तरह से सिंबॉलिक वे होता है रिप्रेजेंट करने का। डेटाबेस रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में आप कर देते हैं, या यहाँ पे जो नंबरिंग आप 1 2 3 की फॉर्म में ही कर रहे हैं लेकिन आप उसे डायनामिक री नंबरिंग कर देते हैं कि अगर आप ताकि आपके जो ट्रेसेबिलिटी है वो सही से मेंटेन रह सके, क्रॉस रेफरेंसिंग करके।
रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफिकेशन कर ली, अब रिक्वायरमेंट को स्टोर करना है। रिक्वायरमेंट हैज टू बी स्टोर्ड इन सच अ वे दैट दे कैन बी एक्सेस इजीली एंड रिलेटेड टू अदर सिस्टम रिक्वायरमेंट, इजीली आप एक्सेस कर सको। पॉसिबल स्टोरेज टेक्निक कौन कौन सी है? एक क्या है, वर्ड प्रोसेसर फाइल्स, जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट एक वर्ड की बनाई। दूसरी क्या हो सकती है, आप डेटाबेस बना सकते हो रिक्वायरमेंट को सेव करने के लिए। वर्ड प्रोसेस के क्या बेनिफिट्स और क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, जब आप वर्ड की फॉर्म में डॉक्यूमेंट बना लेते हो तो रिक्वायरमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे हैं। रिक्वायरमेंट मे बी एक्सेस बाय एनीवन विद राइट वर्ड प्रोसेस, इट इज इजी टू प्रोड्यूस द फाइनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी मे बी एक्सटर्नली मेंटेन, सर्च फैसिलिटीज आर लिमिटेड, नॉट पॉसिबल टू लिंक रिक्वायरमेंट, एक दूसरे से लिंक ट्रेस करना मुश्किल होता है। नॉट पॉसिबल टू हैव वर्जन कंट्रोल, नहीं किया जा सकता। नो ऑटोमेटेड नेविगेशन फॉर्म, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती हैं जो डेटाबेस सिस्टम में और जो आप दूसरे सिस्टम में टूल अवेलेबल आपको देते हैं वो आप नहीं कर सकते, ये इसके डिसएडवांटेज है वर्ड प्रोसेस में अगर आप बनाते हैं। और अगर आप डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, ईच रिक्वायरमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज वन और मोर डेटाबेस एंटिटीज के तौर पे डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज यूज टू एक्सेस रिक्वायरमेंट को करने के लिए क्यूरी लैंग्वेज यूज करेंगे। इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? बेनिफिट क्या होंगे? गुड क्यूरी एंड नेविगेशन फैसिलिटी, सपोर्ट फॉर चेंज एंड वर्जन मैनेजमेंट आप किया जा सकता है, अपडेट होगी तो आपको प्रीवियस वर्जन और नेक्स्ट वर्जन आपको अपडेट मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है? रीडर में नॉट हैव द सॉफ्टवेयर, आपको के पास हो सकता है कि अब डिफरेंट बैकग्राउंड से रीडर, जब यूजर है, यूजर को डेटाबेस यूज करनी नहीं आती तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सके। द लिंक बिटवीन द डेटाबेस एंड द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंटेन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अभी मैं इसके बाद, अभी हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट को स्टार्ट किया, उसमें देखा है कि क्या होता है, हमने चेंजेस को मैनेज करना होता है। उसके लिए आपको चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए चेंज को मैनेज करना। चेंज एक डेटाबेस होनी चाहिए जिसमें रिक्वायरमेंट सब पड़ी हैं, रिक्वायरमेंट को ट्रेसेबल होना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी कंट्रोल का सिस्टम होता है, चेंज कंट्रोल का सिस्टम होता है। और हम कहते हैं रिक्वायरमेंट को, हमने कहा कि यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए और रिक्वायरमेंट का स्टोरिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। वो डेटाबेस भी हो सकता है, वो वर्ड भी हो सकता है। और वर्ड के क्या बेनिफिट और नुकसान है, डेटाबेस की क्या बेनिफिट नुकसान है, आज के लेक्चर में हमने इतना देखा। आगे हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे।